नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 9 जुलाई 2021 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डे 30। आज के डे 30 में जो टर्म होता है उत्तर प्रदेश का, उसमें आज हम उत्तर प्रदेश के वन जीव और वन्य जीव से संबंधित जो अभ्यारण्य है, पक्षी विहार है, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहीं से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जो एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है यूपी का, वो ये भी है, एक दो प्रश्न इससे आ जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। सुर सरोवर या कीथम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पर निकट करके यह प्रश्न बनाया गया है। एक लखनऊ के निकट, आगरा के निकट, नोएडा के निकट कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ये आपको बताना है। पहले मैं उत्तर बताऊं उससे पहले आप अपना उत्तर दे लिया कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि ये आगरा के निकट स्थित है ना। और स्थानीय और प्रवासी पक्षी यहाँ पर आप देख सकते हैं। विशाल झील भी यहाँ पर है। जहाँ पे पक्षी रहेंगे तो कुछ झील उल तालाब वगैरह होगा, तभी तो रहेंगे, पानी वानी कहाँ से पिएंगे। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के बारे में। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है कि इसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है। दूसरा है, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रिबिंदु के पास चंबल नदी पर स्थित है। और तीसरा है, चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होते हुए आखिर में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना में मिलती है। एक स्टेटमेंट चंबल नदी के बारे में भी दे दिया। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सारे स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए हुए हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ये प्रश्न है, अब इस प्रश्न से आपको क्या सीखना चाहिए? इस प्रश्न से आपको सीखना ये चाहिए कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका दायरा क्या होता है, कैसे कैसे प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, और ऐसी चीजें जब पढ़िए तो ध्यान में रखिए इनको। तो ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और ये जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, ये मगरमच्छों के लिए खूब जाना जाता है। कछुए भी पाए जाएंगे, मगरमच्छ भी पाए जाएंगे। और 1978 में मध्य प्रदेश में एक इसको घोषित किया गया था सबसे पहले प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में। बाद में फिर ये आज अभ्यारण्य के रूप में है। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी जो ध्यान रखने योग्य बात है कि ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन तीनों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, कतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है और यूपी स्पेशल का। तो ये बहराइच जिले में स्थित है ना। अब इसमें कई लोग कह रहे होंगे कि अपना जिला है तो बता रहे हैं कि बहुत बढ़िया प्रश्न है। अरे वो किसी का भी जिला हो, तो कतनिया घाट अच्छा है वहाँ पे। जिला और यहाँ पे उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहराइच जिले में कतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। और ये जो जो ये कतनिया घाट है, यहाँ पर घड़ियाल और मगरमच्छ की शरण स्थली है ये। और गिरवा और कोडिया नदी यहाँ पर बहती है। और गिरवा और कोडिया नदी बाद में जब मिलती है, नदी बनती है फिर। और गिरवा नदी के ताजे जल में डॉल्फिन पाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, डॉल्फिन। बाकी बाघ, तेंदुआ, हिरण, चिकारा, ये सब पाए जाते हैं, लेकिन मैं 2-3 बार गया, कभी मुझे दिखे नहीं। बेवकूफ बन जाना होता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु शेर है और दूसरा है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी जो है वो मोर है। अब ये प्रश्न यहाँ पर आप सोचेंगे क्यों रखा गया? अरे क्योंकि उसी से संबंधित है। तो ये गलत दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पशु है वो शेर नहीं है, वो बारहसिंघा है। और राजकीय जो पक्षी है वो सारस नहीं है, सॉरी, ये मोर नहीं है, सारस है। ये डी। बाकी ये जो दिए हुए हैं वो क्या है, क्या दिए हुए हैं, जरा कमेंट करके बताइएगा किस चीज के बारे में ये सही है। और यहाँ का जो राजकीय चिन्ह है वो मछली और तीर धनुष की आकृति उस पर अंकित है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का जो चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, शहीद अशफाक उल्लाह के नाम पर एक प्राणी उद्यान की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये जो प्राणी उद्यान है ये गोरखपुर में स्थित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अशफाक उल्लाह के नाम पर इसको रखा गया है। अशफाक उल्लाह बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। काकोरी कांड में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी ना, याद है? काकोरी कांड में महत्वपूर्ण भूमिका अशफाक उल्लाह खान ने निभाई थी। और इनको फिर फांसी पर लटकाया गया था, फैजाबाद जेल में फांसी पर लटकाया गया था, मुकदमा इनके ऊपर चला था। तो और ये बहुत बढ़िया शायर भी थे, उर्दू भाषा के बेहतरीन शायर थे। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार एटा में स्थित है। और दूसरा है, उत्तर प्रदेश में गैंडा तराई क्षेत्र में पाया जाता है।
बताइए दोनों में से कौन सा सही है? ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है? नहीं, दोनों के दोनों सही है। ये पटना जो वर्ल्ड सेंचुरी है एटा में है, सबसे छोटा, बहुत छोटा है ये। अभी इसका एरिया बता रहा हूँ मैं। और जो रिनोसर्स हैं, ये गैंडे जो हैं, ये तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। बहुत छोटा है एरिया इसका, यहाँ पे नोट नहीं है, 1 किलोमीटर के लगभग आसपास है शायद इसका, 1 वर्ग किलोमीटर ऐसे कुछ है, बहुत छोटा है एरिया, यहाँ पे लिखा नहीं है। गूगल कर लीजिएगा आप लोग, या मैं बता दूंगा, उसमें ग्रुप में डिस्कस कर लीजिएगा इसको, जो व्हाट्सएप ग्रुप है अपना। नवाबगंज पश्चिम बिहार का नया नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब परिवर्तन कुछ ऐसे होते हैं तो बहुत दिनों तक वो पूछे जाते हैं, बहुत दिनों तक पूछे जाते हैं। तो इसका नया नाम जो रखा गया, ये नया नाम इसका क्या है? उत्तर दीजिए आप लोग। ये शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य इसका नाम रख दिया गया, ठीक है ना। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य इसका नाम रख दिया गया। इंपॉर्टेंट है बी ऑप्शन इसका। और ये जो प्रथम पक्षी विहार है, ये उन्नाव में है, उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार है, फर्स्ट बर्ड सेंचुरी ऑफ यूपी। और नवाबगंज पक्षी विहार जो अभयारण्य है, पक्षी अभयारण्य, इसका नाम अब शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य कर दिया गया है। कानपुर लखनऊ राजमार्ग पर जब आप निकलेंगे तो ये आपको दिखेगा, मिल जाएगा, ठीक है। 250 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों को यह आश्रय प्रदान करता है। संख्या अब खैर घट रही है, ये भी चर्चा का विषय बना रहता है। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर वन्यजीव विहार के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? हस्तिनापुर अभयारण्य उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य है। और हस्तिनापुर अभयारण्य की स्थापना 1966 में की गई थी। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है और नवंबर से जून तक यहाँ आने वाले पक्षियों के लिए, मतलब आने के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। बाकी तो इसमें बातें सही हैं, लेकिन एक बहुत मतलब फैक्ट कभी कभी पूछा जाता है, तो ये बात तो बड़ी छोटी है, ऐसा प्रश्न जल्दी बनेगा नहीं, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन आप याद कर लीजिए। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, ना कि 66 में, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, हस्तिनापुर पक्षी विहार के बारे में और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। यहाँ क्या क्या पाए जाते हैं, नीलगाय, चीतल, मृग, सांभर, ये सब पाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है इसको देखिए, उत्तर प्रदेश में कछुआ वन्यजीव विहार मेरठ में स्थापित है। कछुआ वन्यजीव विहार ये नाम है, वन्यजीव विहार का नाम है। दूसरा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये वाराणसी में है। पहला जो है ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये वाराणसी में है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है ये सही है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, है ना। दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे, सॉरी, पहला गलत हो जाएगा तो उत्तर हो जाएगा बी। उत्तर बी हो जाएगा क्योंकि दूसरा सही है, पहला गलत है। ऐसे कभी कभी ऑप्शंस जब आपके सामने होते हैं आप गलत टिक कर देते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, ग्रेटर नोएडा में नाइट सफारी पार्क का निर्माण किस देश के नाइट सफारी पार्क के मॉडल के आधार पर किया जा रहा है? किया गया है, किया जा रहा है तो पहले की बात है, अब किया गया है। तो ये चीन और सिंगापुर में नाइट सफारी जो बनाई गई उन्हीं का कॉपी किया गया, उनका मॉडल उनका देखा गया और उसका अध्ययन करके यहाँ पर ये किया गया है। तो बढ़िया है, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा टाइगर रिजर्व है। दूसरा है कि इसे वर्ष 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दुधवा ही है, लखीमपुर खीरी में ये स्थित है और 77 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे, ठीक है। तो 1968 में इसकी स्थापना की गई थी, लखीमपुर खीरी जिला में है और 77 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा वन्यजीव विहार है? तो सबसे पुराना वन्यजीव विहार है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। कौन सा वन्यजीव विहार? चंद्रप्रभा है। चंद्रप्रभा जो वन्यजीव विहार है ये कहाँ है? बनारस के पास पड़ता है, चंदौली, है ना। कुछ बनारस वाले लोग होंगे, कुछ चंदौली वाले लोग होंगे, तो चंदौली में है, चंदौली जनपद में स्थित है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। तो ये सबसे पुराना है, 1957 में ही इसकी स्थापना की गई थी। एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान लुप्त प्राय बाघ के लिए वर्ष 1936 में स्थापित हैली राष्ट्रीय उद्यान। भारत का ही नहीं वरन पूरे एशिया की बात हो रही है,
बिल्कुल सही है, हैली। और हैली राष्ट्रीय उद्यान का वर्तमान नाम टाइगर जो रखा गया है, दुधवा टाइगर रिजर्व, तो ये गलत है। ये दुधवा टाइगर रिजर्व इसका नाम नहीं रखा गया है, इसका नाम क्या है, जिम कॉर्बेट वाला है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। जिम कॉर्बेट अब उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, तो 1936 में स्थापित की गई हैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि इस समय कहाँ है, इस समय अब उत्तराखंड में चला गया, पहले उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क व पर्णपाती वन पश्चिमी एवं पूर्व मध्य मैदानों में पाए जाते हैं। वन के बारे में भी तो डिस्कशन करना है, तो सही है। शुष्क पर्णपाती वन, जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, पश्चिमी और पूर्व मध्य मैदानों में पाए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश के 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले दक्षिण भाग में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो जो दक्षिणी भाग है उत्तर प्रदेश का, दक्षिणी भाग में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन नहीं पाए जाएंगे। दक्षिण में आप जब जाएंगे तो कटीली झाड़ियां मिलेंगी, बुंदेलखंड उधर एरिया आप जाइए देखिए, एमपी के आसपास वाला। तो दूसरा गलत हो गया और पहला जो है सही हो गया, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो ये कटीली झाड़ियां पाई जाएंगी जहां पे कम वर्षा होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, बहुत ही फैक्चुअल मत पढ़िए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन भाबर एवं तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहला स्टेटमेंट है, भाबर और तराई क्षेत्रों में। क्या ये सही है? पाए जाते हैं, भाबर और तराई क्षेत्रों में मिल जाएंगे नम पर्णपाती वन। और इन वनों में साल है, बेर, पलास, गूलर, सेमल, आंवला, बांस, बेर, जामुन, ये सब वृक्ष है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये पेड़, ये वृक्ष किस प्रकार के हैं, बस। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बारे में ही, वनों से प्राप्त जो वस्तुएं हैं और उनका क्या उपयोग होता है, उपयोगिता क्या है उसकी, कौन सी वस्तु की क्या उपयोगिता। जैसे खैर कत्था, खैर से कत्था प्राप्त होता है, सही है ना। यहाँ पे वेल लिखा है, ये वेल नहीं, ये खैर होगा, है ना। और ये कत्था, ठीक है, इसको सही किया गया था, पता नहीं कैसे रह गया। काजू और अखरोट, प्लाईवुड, सही है। यूकेलिप्टस, ये जलायु लकड़ी है, तो ये मिलता है, ये भी सही है। सहतूत का लकड़ी के लिए नहीं उत्पादन किया जाता है, इसमें ये गलत दिया है। इसको किसके लिए किया जाता है? इसको किया जाता है रेशम कीट के लिए। किसके लिए इसको किया जाता है? रेशम के लिए, सिल्क के लिए इसको किया जाता है, रेशम के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वनावरण, जो प्रतिशत की बात नहीं हो रही है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात हो रही है। सर्वाधिक वनावरण वाले जो जिले हैं, सोनभद्र है, खीरी है, मिर्जापुर है, पीलीभीत है, चित्रकूट है, ये सारे हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा सोनभद्र है। ठीक है, इनमें से सबसे ज्यादा जो है वो सोनभद्र है। बाकी जो ये क्रम दिया हुआ है, ये सोनभद्र, खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत, चित्रकूट, ये क्रम आपको 3 तक कम से कम याद होना चाहिए। और न्यूनतम में ये भदोही है, या संत रविदास नगर, मऊ, मैनपुरी, संत कबीर नगर, देवरिया, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। लेटेस्ट रिपोर्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार। देखिए यहाँ अनुसार लिखा है, थोड़ी थोड़ी गलतियां कभी कभी हो जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश का कुल वनावरण क्षेत्र कितना है? बिल्कुल रटा होना चाहिए आपको। यह 14,806 वर्ग किलोमीटर, 14,806 वर्ग किलोमीटर, 14,806 वर्ग किलोमीटर। ऐसे 3-4 बार पढ़ लीजिए, वह याद हो जाएगा, जैसे बचपन में रटते थे। ठीक है ना। तो कुल वनावरण क्षेत्र जो है ये 14,806 वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक क्षेत्र में वनावरण का हिस्सा कितना है? तो 6.15%। कुल वृक्षावरण क्षेत्र 7,342 वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक क्षेत्र में वनावरण का हिस्सा 3.05%। और कुल वनावरण एवं वृक्षावरण ये इतना 22,148 वर्ग किलोमीटर टोटल मिला देंगे तो। और भौगोलिक क्षेत्र में दोनों का हिस्सा जब जोड़ लेंगे, वनावरण और वृक्षावरण दोनों, तो 9.2% हो जाएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। ठीक है, क्या है अगला प्रश्न? ये क्या है भाई, ये क्यों ऐसा हो गया? उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति वर्ष 1988 में घोषित की गई थी। क्या ये बात सही है? की गई थी। पहली जो वन नीति है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की वन नीति ये बहुत लेट में दे रहा है, ये प्रथम नहीं, ये तो द्वितीय आई थी। पहली तो 1952 में ही घोषित हो गई थी, तो ये गलत हो गया। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश में किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में 33.3% भूभाग पर वन अवश्य होने चाहिए। ये बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पासिंग मार्क भी इतना ही होता है ना।
नॉर्मली जो पासिंग मार्क होता है इतना ही होता है, बाकी अलग अलग कर देते हैं। तो लेकिन इसमें जो है ये जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे 60% और मैदानी क्षेत्रों में 25% की बात होती है। टोटल जो होना चाहिए वो 33.33% होना चाहिए। 33% करके आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है उत्तर दीजिए उसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वन एवं वन्य प्राणी विषय समवर्ती सूची में वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया। भारत में वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1952 में पारित किया गया। दो स्टेटमेंट ये दिए हुए हैं, तो बताइए कौन से सही है। पहला तो इसमें सही है, समवर्ती सूची में इसको डाला गया 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन को इसीलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें अमेंड की गई थी। अमेंडमेंट ये बहुत बड़ा था। और भारत में वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1952 में पारित नहीं किया गया था, ये 72 में हुआ नहीं था पारित। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है तो ये 1972 है, तो दूसरा यहाँ पर गलत है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है ना, केवल एक सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने, करंट अफेयर की अब प्रश्न है, यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज हम लोगों की जो महासंग्राम के नाम से वो स्टार्ट हो गई है। अभी भी आप उसमें इनरोल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें क्वेश्चंस नए दिए जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको 10% की बात नहीं कर रहा हूँ जो पुराने मिलेंगे। D30 के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे क्योंकि ये लाजवाब रहते हैं। कुछ एक इसमें भी कुछ पुराने क्वेश्चंस, कुछ नए क्वेश्चंस, सब मिला के बढ़िया टेस्ट वो चल रहे हैं। करंट तो अपडेट किया ही जाएगा सब, तो प्रैक्टिस के लिए वो है। अब उसमें कई लोग कहते हैं सर एक ले लिया है अब फिर से 500 रुपये खर्च करूं। कपड़ा एक शर्ट आपके पास होती है तो दूसरी नहीं खरीदते हैं, तो एक बनी रहती है दूसरी भी ले लेते हैं। अब ये पढ़ाई पे कितना आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं आप डिसाइड करिए, है ना। मेरा तो काम है जो भी हो सके उसके लिए चलाते रहना कार्यक्रम। बाकी सफलता चल रहा है, सफलता में आप लोग लाभ उठा सकते हैं। हाँ, कुछ एक लोगों ने मुझे मैसेज शायद डाला था, बीच बीच में स्टाफ के पास मोबाइल रहता है तो कुछ लोगों के स्टाफ से भी बात हुई थी, तो वो लोग फिर से मैसेज करें जिनको कुछ दिक्कतें थी, सफलता में एडमिशन चाहते थे लेकिन कुछ था मामला उनका, तो वो लोग याद दिला दें एक बार। अभी भी ले सकते हैं एडमिशन, लेकिन उसमें कुछ आप लोग ऐसा करिए कि कुछ उसका जैसे उसमें क्या है, कुछ जैसे इंस्टॉलमेंट वगैरह अगर नहीं हो पा रहा है कार्ड से, तो लगभग आप ये मान के चलिए कि 50% से ज़्यादा आप दे दीजिए और बाकी मैं अपनी तरफ से करवा दूंगा। इतना मैं कह रहा हूँ, मैं जमा कर दूंगा, आप मुझे दे दीजिएगा, बस इतना कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला टाइगर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की। सॉरी, तो ये सरकार है कौन, राजस्थान सरकार। कौन सी सरकार है, राजस्थान सरकार। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। टाइगर कॉरिडोर बनाने की घोषणा इसने की है। और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए अभी मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने, वहां पे ये हमने चर्चा किया था, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। और उसने रणथंभौर, रामधर और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व इन तीनों को जोड़ने की बात की है। तो एक रणथंभौर है इसमें और एक रामगढ़ है और तीसरा एक मुकुंदरा टाइगर। ये भी जान लीजिए कि ये तीनों कहां पर है, राजस्थान में। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने घोषणा की है कि वह खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म ये जितने भी आपके चलते हैं, ये प्लेटफॉर्म जो वेब सीरीज जिस पे आप देखते हैं, जितने भी ये एमएक्स प्लेयर है, नेटफ्लिक्स है ना, प्राइम है, एक्सट्रीम है एयरटेल का, तो ये टूटी अल्ट बालाजी भी बहुत लोग देखते होंगे, है। तो ये सारे जो कार्यक्रम देखते हैं आप, तो ये क्या है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है ना, ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो केरल राज्य ऐसा खुद का अपना प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो बनाएगा वो मतलब सीधे दर्शकों को इंटरटेनमेंट के माध्यम से इसमें सेवाएं दी जाती हैं, तो ये अपना कुछ करेगा, अपना अपने केरल क्या करेगा, मौजूदा प्लेटफॉर्म का उपयोग करके डेटा और सामग्री तीसरे पक्ष की बजाय सरकार के पास हो, ये अपना ऐसा करने का कुछ करेगा। लेकिन अब कहाँ सफल इतना हो सकते हैं, सब कुछ सरकार नहीं कर सकती। आईएनएस तबर के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि यह भारतीय नौसेना में तलवार श्रेणी का तीसरा युद्धपोत है। दूसरा है इसे कालिनिनग्राद रूस में कमीशन किया गया है। यह सुपरसोनिक ब्रह्मोस एंटी शिप क्रूज मिसाइलों से लैस है। और चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर है, चौथा खैर वही उपयुक्त सभी सही हैं, तो यही सही स्टेटमेंट है कि ऊपर के ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो हैं वो सही दिए हुए हैं, सब सही है इसके बारे में।
इसके बारे में जो दिए हैं ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। बाकी इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। तलवार श्रेणी का ये तीसरा युद्धपोत है। 19 अप्रैल 2004 को कालिनिंग्राद रूस में कमीशन किया गया था और सुपरसोनिक ब्रह्मोस एंटीशिप क्रूज मिसाइलों से लैस है। बराक 1 मिसाइलों से भी ये लैस है। इस वेसल को भारतीय नौसेना के पश्चिमी नौसेना कमान को सौंपा गया है और इसका मुख्यालय कहाँ है? पश्चिमी नौसेना कमान का, ये मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल सैंड कैसल किस देश में बनाया गया है? इंपॉर्टेंट, बढ़िया प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं ना। तो ये बनाया गया है डेनमार्क में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कहाँ पर बनाया गया है? डेनमार्क में। 21.16 मीटर का ये है, रेत से बना महल है और वर्ल्ड रिकॉर्ड में, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है। और डेनमार्क का नया सैंड कैसल ये 2019 में जर्मनी द्वारा जो बनाया गया था 17.66 मीटर से, उससे 21.16 मीटर का हो गया, तो 3.5 मीटर ये ज़्यादा है। और त्रिकोण आकार में इसको बनाया गया है कि गिरे ना। और रेत के महल के चारों ओर एक लकड़ी की संरचना बनाई गई है ताकि कलाकार रेत में अविश्वसनीय आकृतियों को उकेर सकें। बाकी डेनमार्क यूरोप का एक नार्डिक देश है, दक्षिणी स्कैंडिनेवियाई देश भी है, जिसमें एक प्रायद्वीप जटलैंड और 443 नामित द्वीपों का एक द्वीप समूह शामिल है। ठीक है, और नाटो वाटो का सदस्य वगैरह तो यही है। हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ बड़ी इंटरनेट कंपनियों पर जुर्माना लगा दिया? तो कहाँ पर लगाया? तो ये जुर्माना कौन कर सकता है ऐसा, जानते ही आप। चाइना की हिम्मत है ऐसी करने की, चाइना ये सब करता रहता है। तो वहाँ पे चाइना ने क्या किया है? जुर्माना लगा दिया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और चाइना ने जैसे वहाँ पे अलीबाबा और टेंसेट पर जुर्माना इसने लगाया। अलीबाबा और टेंसेट, अलीबाबा लिखा है, ये अलीबाबा होगा। अलीबाबा और टेंसेट पर 22 मामलों में जुर्माना इसने लगा दिया, है ना। और ये सोचता है कि अगर इनका दबदबा हो गया तो सारा नियंत्रण हमारे हाथ से निकल जाएगा। अलीबाबा ग्रुप, alibaba.com थोक में सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स रिटेल कंपनी, ये बहुत मतलब बड़ी कंपनी है ना। और ये समझ सकते हैं, यही सब ये चाइना ही ऐसा कर सकता है पहल। इसके पास मतलब चाइना जिद्दी प्रकार का है, प्रकृति का है। हाल ही में भारत ने जीआई प्रमाणित भालिया गेहूं का निर्यात किस देश को किया है? तो ये जो भालिया गेहूं है इसका निर्यात किया गया है कहाँ कहाँ? कीनिया और श्रीलंका, दो जगह, दोनों जगह किया गया है। ठीक है ना, तो श्रीलंका और कीनिया दोनों जगह किया गया है। और ये जो जीआई प्रमाणित गेहूं है ये गुजरात में पाया जाता है, गुजरात से इसको निर्यात किया गया है। प्रोटीन की मात्रा इसमें अधिक होती है, मीठा भी होता है ये। अहमदाबाद, खेड़ा, आणंद, भावनगर, भरूच, इन सब जिलों में ये पाया जाता है। ठीक है, और गेहूं की ये किस्म बिना सिंचाई के बारानी स्थिति में उगाई जा सकती है। 2 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र जो है गुजरात का, जिसमें इसकी खेती की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, स्टेन स्वामी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था इनके ऊपर? तो स्टेन स्वामी का निधन हुआ है और इनके ऊपर मामला जो दर्ज किया गया था, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। ठीक है, और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इंपॉर्टेंट ये हो सकते हैं, यूएपीए ये कानून है और प्राथमिक आतंकवाद विरोधी कानून है। मूल रूप से 1967 में अधिनियमित किया गया और इस कानून में 6 से अधिक संशोधन भी बाद में हुए। स्टेन स्वामी को भीमा कोरेगांव हिंसा के संबंध में माओवादियों के साथ संबंधों को लेकर गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों 2020-21 की मेजबानी की? तो मंत्रियों की ये बैठक होगी, है ना, ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो किस देश ने की है? तो ये जो बैठक हुई है इसकी मेजबानी की है भारत ने। किसने की है? ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की मेजबानी, ये बैठक है तो ये मेजबानी की है भारत ने। ठीक है ना, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में इसको आयोजित किया जा रहा है। और शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने वर्चुअल मोड में 8वीं ये ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक जो है वो 8वीं है। ब्रिक्स की वैसे तो ये 13वीं हो जाएगी, लेकिन बाद में शुरू हुई है ये। तो 5 ब्रिक्स सदस्य देशों के शिक्षा मंत्री इसमें मिलते हैं, तो ये 8वीं बैठक है। अगला जो प्रश्न है, वर्तमान में रिवेंज टूरिज्म, एक रेड टूरिज्म के बारे में हमने बताया था, है ना। दूसरा ये रिवेंज टूरिज्म भारतीयों को काफी प्रभावित कर रहा है। रिवेंज टूरिज्म शब्द 1980 के दशक में चीनी अवधारणा रिवेंज स्पेंडिंग से उत्पन्न हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट तो इसमें बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है। रिवेंज टूरिज्म के बारे में दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल
करेक्ट है। और रिवेंज टूरिज्म का मतलब क्या है? मतलब ये है कि चीन में तत्कालीन प्रतिबंधों को हटाए जाने के बाद लोगों द्वारा खर्च करने की एक विस्फोटक प्रवृत्ति उस समय देखी गई थी। इसे ही रिवेंज स्पेंडिंग नाम दिया गया था पहले, तो उसी से ये रिवेंज टूरिंग निकला है। वर्तमान में इसका उपयोग कई महीनों के लॉकडाउन के बाद जब यात्रा चालू हुई, तो अब लोग सोच रहे कितनी जल्दी बाहर निकले और घूमे, कुछ भी कर डालें, बिल्कुल अब मतलब कुछ भी कर डालें, तो वही स्थिति है। तो रिवेंज, जो वहां पर स्पेंडिंग की बात हुई थी, तो यहाँ टूरिज्म कर दिया गया है। तो भारत के लोग मतलब लॉकडाउन में बड़ा थक गए हैं, पड़े पड़े खूब चिकना खाए, पकौड़ी हो गया, तोन फुला लिए, तो सोच रहे हैं कि टहल वहल के उसको पिचकाया जाए। खैर ये प्रवृत्ति है। वैसे तो एकांतवास से अच्छा कुछ नहीं होता है। आप अकेले रहिए, देखिए कितना मजा आता है। लेकिन अकेले रहने का मतलब ये नहीं है कि खुद को भी को अकेला कर लेना, डर के सुसाइड कर लेना, ऐसा नहीं। अकेले रहने का मतलब है चिंतन करना, आत्मचिंतन करना, खुद के बारे में सोचना। कभी आप खुद के बारे में सोचते हैं? यूपीएससी और यूपीपीएससी के अलावा बहुत सोचेंगे दूसरे के बारे में, तो अपने चहेते के बारे में सोचेंगे। खुद के बारे में कभी कब सोचा था जरा बताइएगा? बैठिएगा जरा 5 मिनट सोचिएगा आज। और जब खुद के बारे में सोचेंगे तो पता चलेगा वास्तव में आप हैं क्या, क्या बनना चाहते थे क्या हो गए, और क्या हैं, आगे क्या होगा, सब सोचेंगे। थोड़ा मन शांत भी होगा, थोड़ा सा व्यग्र भी हो जाएंगे, आप चिंतित भी हो जाएंगे, थोड़ा सा घबरा भी जाएंगे। ग्रैंड रेनेसा डैम जो हाल ही में चर्चा में था, ये किस देश में अवस्थित है? तो ग्रैंड रेनेसा जो डैम है, ये इथोपिया में है। कहाँ पर है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, इथोपिया में है। और ये वेसियानसुल गुमुज क्षेत्र है वहाँ पर है। और इथोपिया के वेनिसानगुल गुमुज क्षेत्र में ब्लू नील नदी पर निर्माणाधीन है, सूडान से 40 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना ये बनने वाला है, ग्रैंड रेनेसा डैम, इस कारण से चर्चा में है। थैंक यू सो मच। और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, टेस्ट आपका संडे को होगा निश्चित तौर पर। और बाकी आप लोग होशियार हैं, अपनी केयर करते रहिए, कोरोना से भी बचते रहिए, अभी बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ है। थैंक यू सो मच।